नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे डस्ट कलेक्शन सिस्टम इन थर्मल पावर प्लांट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मल पावर प्लांट के अंदर डस्ट आई कहाँ से। तो फ्रेंड्स, आपको मैं एक चीज़ बता दूं। आपको पता है हम लोग बॉयलर फर्नेस में कोल बर्न करते हैं। अगर हम कोल बर्न करते हैं तो कोल से हमें क्या क्या मिलता है। कोल से हमें मिलता है एक तो हीट कंटेंट। दैट हीट इज यूज टू कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, और उस स्टीम से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। आपको अच्छी तरह से पता है। दूसरी चीज है, जब कोल बर्न होता है तो ऐश हमें मिलती है, ऐश कंटेंट। ऐश कंटेंट ग्रेविटी पर की हेल्प से ऐश पिट में सेटल हो जाते हैं और वहां से इसको हम रिमूव कर देते हैं थ्रू वेरियस सिस्टम्स। ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। अब देखिए, कोल को बर्न होने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है, ये सब आप जानते हैं। So when air comes in contact with coal, it extracts heat energy from the coal, और ये अपने साथ एयर जो है अपने हीट को लेकर के जाती है, और इस हॉट एयर को हम कहते हैं फ्लू गैस। यहाँ तक आप सबको पता है। अब फ्रेंड्स, जब कोल बर्न होने के बाद ऐश में कन्वर्ट हो रहा है तो दो चीजें और साथ में एयर के जाती हैं हीट के साथ साथ, स्मोक एंड वेरी फाइन ऐश पार्टिकल्स। फ्रेंड्स, अगर स्मोक साथ में जा रहा है तो हम कहेंगे स्मोक का मतलब है कि जो हमारी जो डिजाइन कंडीशंस हैं, जो हमारी बर्निंग कंडीशन है, कंबशन कंडीशन है, दे आर वेरी फॉल्टी, दे आर नॉट गुड। सो अगर स्मोक है एयर में, सो हमें डिजाइन कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी, कंबशन कंडीशंस चेंज करनी पड़ेंगी, और हो सकता है बॉयलर या बॉयलर की जो फर्नेस है उसका डिजाइन हमें चेंज करना पड़े, या फ्यूल की मैनेजमेंट को हमें चेंज करना पड़े। कम ज्यादा देना है फ्यूल, या एयर को ज्यादा करना है कम करना है, वो हमें चेंज करना पड़े। फिलहाल हम बात कर रहे हैं स्मोक की। इस स्लाइड के लास्ट में थोड़ी सी बात हम स्मोक के लिए भी करेंगे। फिलहाल बात कर रहे हैं डस्ट की। सो द एश पार्टिकल विच आर वेरी फाइन, जिनका साइज 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन के बीच में होता है, इस इस साइज के जो एश पार्टिकल है, दे मूव विद द एयर, और जब वो एयर के साथ मूव करते हैं तो इसको हम कहते हैं फ्लाई ऐश या डस्ट। अभी हम इन सभी को, फ्लाई ऐश को या डस्ट को, डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज करेंगे तो जो भी सिटीजन है उस सिटी उनको ये डिस्टर्ब करती है। ये हमारे लंग्स में जाकर जम जाती है और ये डिस्टर्ब करती है। तो इस डस्ट को स्टॉप करना, कलेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए। उसके लिए हम कुछ डस्ट कलेक्टर्स यूज करते हैं, और डस्ट कलेक्टर हमेशा चिमनी से पहले लगे हुए होते हैं। मीन्स फाइनल जब हम फ्लू गैस को एयर में, एटमॉस्फेयर में डिस्चार्ज कर रहे हैं, उससे पहले इनको हम डस्ट कलेक्टर से क्रॉस करते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड डस्ट कलेक्टर। सी, गुड डस्ट कलेक्टर मस्ट बी एबल टू रिमूव फाइन पार्टिकल्स। आपको मैंने बताया कि डस्ट का जो साइज है वो 1 माइक्रोन से 100 माइक्रोन के बीच में है। तो इस तरह का होना चाहिए हमारा डस्ट कलेक्टर, को इस सभी साइज की डस्ट को रिमूव कर सके। दूसरी चीज जो हम सब चाहते हैं, कॉस्ट कम हो। कॉस्ट में भी कैपिटल कॉस्ट, कॉस्ट में भी ऑपरेशन कॉस्ट, कॉस्ट में भी मेंटेनेंस कॉस्ट, तो सभी तरह की कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया, जो फ्लाई ऐश है या ऐश है, इट इज ऑलवेज एब्रेसिव इन नेचर। सो व्हेन इट कम्स विद कांटेक्ट विद एनी मेटल, देयर इज इरोजन, देयर इज वियर एंड टियर। सो हम लोग जो भी डस्ट कलेक्शन सिस्टम यूज करेंगे, वो सभी डस्ट कलेक्शन सिस्टम जो है वो फ्लाई ऐश से इरोड ना हो, रेजिस्टेंट होना चाहिए। इसके लिए हम कोई कोटिंग यूज कर सकते हैं, इसके लिए हम मेटल भी यूज कर सकते हैं, कोरोजन रेजिस्टेंट मेटल, इरोजन रेजिस्टेंट मेटल। साथ में हमारी रिक्वायरमेंट है कि जो भी डस्ट कलेक्टर सिस्टम है वो फ्लोर स्पेस कम से कम रिक्वायर करें। सो वर्टिकल डायरेक्शन में हम इनको इंस्टॉल कर सकते हैं, फ्लोर स्पेस यूज कम से कम करें। एंड इनकी जो एफिशिएंसी है वो पार्ट लोड और फुल लोड दोनों पर अच्छी होनी चाहिए, हाई एफिशिएंसी होनी चाहिए। डस्ट कलेक्शन के देखिए, हाँ यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कुछ कि इफ साइज इज 1 to 100 माइक्रोन इट इज नोन एज डस्ट, इफ इट इज मोर देन 100 माइक्रोन इट इज नोन एज सिंडर, but if it is less than 1 micron, in most of the cases we call it smoke. There are two type of dust collector. One is mechanical, other is electrostatic dust collector, or better known as ESP.
मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर हैं, ड्राई टाइप एंड वेट टाइप. In dry type we have gravitational separator and cyclone separator, and in wet type we have spray type and packed bed scrubber. So यहाँ पर हमने मैकेनिकल डस्ट कलेक्टर एक दिखाया हुआ है जो ग्रेविटी पर बेस्ड है. देयर आर 3 बेसिक प्रिंसिपल्स, और ये तीनों डस्ट कलेक्टर एबीसी जो आप देख रहे हैं, ये तीनों डस्ट कलेक्टर उस 3 प्रिंसिपल्स पर बेस हैं. अगर आप देखें, सडन चेंज इन द डायरेक्शन, डस्ट यहाँ ये डक्ट आप देख रहे हैं, ये डस्ट लेकर के जा रहा है, यहाँ पर आता है सडन चेंज इन द डायरेक्शन, सडन एक्सपेंशन, सॉरी देखिए, सडन चेंज इन डायरेक्शन इज दिस, डस्ट इज मूविंग एंड देन देयर इज सडन चेंज इन डायरेक्शन. जैसे डायरेक्शन सडन चेंज करते हैं, एब्रप्ट चेंज इन फ्लो डायरेक्शन करते हैं, सो एयर तो यहाँ से मूव हो जाती है और डस्ट पार्टिकल आपस में स्ट्राइक करके नीचे गिर जाते हैं. सेकंड है सडन एक्सपेंशन. तो देखिए ये पाइप है और एकदम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दिया. एक्सपेंड होने से क्या होता है, एक्सपेंड होने से प्रेशर ड्रॉप होता है, प्रेशर ड्रॉप होने से जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो नीचे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो कि कलेक्ट कर ले जाते हैं और एयर यहाँ से रिमूव कर दी जाती है. तीसरा है वी आर यूजिंग बैफल्स. सो यहाँ से डस्ट, एयर और डस्ट दोनों मूव कर रहे हैं. वी आर यूजिंग बैफल्स, आप देखें वी आर यूजिंग बैफल्स, ये बैफल्स हैं. तो एयर इनसे स्ट्राइक करती है, स्ट्राइक करने के बाद डस्ट पार्टिकल्स बॉटम में कलेक्ट हो जाते हैं, वो जहाँ से इसको कलेक्ट कर सकते हो, क्लीन गैस यहाँ से बाहर मूव हो जाती है, राइट. तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. बट ये जो सिस्टम है मैकेनिकल सिस्टम, इनकी एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली 70-75% होती है. सो दे कैन हैंडल लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्ट, बट देयर इज ए प्रॉब्लम दैट एफिशिएंसी इज वेरी लेस. सो एडवांटेज की अगर मैं बात करता हूँ, सिंपल अरेंजमेंट, लेस ऑपरेटिंग कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट. बट डिसएडवांटेज ओनली लार्ज साइज एंड हैवी पार्टिकल्स कैन बी रिमूव्ड, bulky and require large space, और also efficiency is very less, 70-75%. सो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि सिर्फ मैकेनिकल टाइप के डस्ट कलेक्टर लगाने से हमारा काम चल जाएगा, हमें इसके साथ दूसरे भी लगाने पड़ेंगे. एक और मैकेनिकल टाइप डस्ट कलेक्टर है विच इज नोन एज साइक्लोन डस्ट कलेक्टर. सी इन केस ऑफ साइक्लोन डस्ट कलेक्टर, leaden gas is made to flow in inner vortex upward, and its performance depends on volume of gas handle, gas characteristics, inlet velocity and size of chamber. आप देखें ये टॉप व्यू बना हुआ है. अगर आप टॉप व्यू देखें, यहाँ से ये गैस को सप्लाई किया जा रहा है, डस्ट को सप्लाई किया जा रहा है, और ये यहाँ पर मूव कर रही है, और ये मूव करते करते साइक्लोन है, ग्रेविटी से वर्क करती है, तो हैवी पार्टिकल्स साइड में आ जाते हैं, पेरीफेरी पर आ जाते हैं और सेटल हो जाते हैं धीरे धीरे नीचे ड्यू टू ग्रेविटी, और एयर यहाँ सेंटर से ऊपर चली जाती है. सो यहाँ पर ये दिखाया हुआ डस्ट, लेडन, फ्लू गैस, ये, और आप देखिए ये पैसेज यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये स्पाइरल जो आप देख रहे हैं, स्पाइरल शेप, दिस इज द मूवमेंट ऑफ द एयर. और मूवमेंट ऑफ द एयर जब ज़्यादा होगी, सो ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हैवी पार्टिकल्स कम्स एट आउटर पेरीफेरी, और ग्रेविटी की हेल्प से ये नीचे आ जाते हैं, और एयर यहाँ से हम ऊपर वापस बाहर निकाल देते हैं. अगर हम बात करें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की साइक्लोन सेपरेटर की, so cyclone separator has comparatively high efficiency for bigger particles. They have very low maintenance cost, simple, cheap and easy to operate. With increased load their efficiency increase, but there are disadvantages also, that they require more power to produce high vortex. अब यहाँ पर हम बात करें मोर पावर एज कंपेयर टू प्रीवियस ग्रेविटी टाइप, ध्यान रखना, दे रिक्वायर मोर स्पेस. विद इंक्रीजिंग फाइन पार्टिकल्स एफिशिएंसी डिक्लाइन, क्योंकि देखिए ये वर्क करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है एम आर ओमेगा स्क्वायर. सो अगर आर और ओमेगा कांस्टेंट है, सो देन इट डिपेंड्स ऑन एम. सो फाइन पार्टिकल्स होंगे तो मास कम होगा, तो इसीलिए अगर मास कम है तो इनकी एफिशिएंसी डाउन होती है, ये आप ध्यान रखें. इसके बाद बात आती है वेट टाइप कलेक्टर की. See, in case of wet type dust collector, we are using some water or some liquid
सो वी आर स्प्रेइंग दैट लिक्विड विद द हेल्प ऑफ नोजल। सो आप देखिए इसमें अगर आप देखना चाहें तो देयर इज ए चैम्बर, क्लोज चैम्बर। इस क्लोज चैम्बर में हमने काफ़ी सारे नोजल यहाँ पर लगाए हुए हैं और इस नोजल में हम वाटर को सप्लाई कर रहे हैं। तो नोजल की क्वालिटी होती है कि ये वाटर को फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक कर देता है। फ्रॉम हियर वी आर सप्लाइंग फ्लू गैस और डस्ट, फ्लू गैस कंटेनिंग डस्ट। So as this flue gas containing dust or laden gas comes in contact with the water particles, it become heavy. So dust absorb the water और dust जो है डस्ट और वाटर वो ग्राउंड में सेटल हो जाता है और यहाँ से एक ओपनिंग हमने दी हुई है जहाँ से एफ्लुएंट को हम बाहर निकाल सकते हैं और ये जो एयर बच जाती है एयर को यहाँ से हम बाहर सप्लाई कर देते हैं एटमॉस्फेयर में। So but this type of the dust collector is not suitable for large power plant and chemical neutralization needed before polluted water discharge। so जो वाटर यहाँ एफ्लुएंट से मिलेगा वो वाटर एसिडिक नेचर का होगा, उसको न्यूट्रल करना पड़ेगा डिस्चार्ज करने से पहले या रीयूज करने से पहले, जिससे कि एक्स्ट्रा कॉस्ट हमारी हो जाती है। इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट एफिशिएंट है दैट इज नोन एज ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, जिसकी एफिशिएंसी को हम क्लेम करते हैं लगभग 99.99%। ध्यान रखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर की एफिशिएंसी को हम क्लेम करते हैं 99.99%। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में अगर आप देखें क्या है कि देयर इज ए कंट्रोल यूनिट 440 वोल्ट AC 3-phase सप्लाई वी आर सप्लाइंग। देयर इज ए हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर विच इंक्रीज द वोल्टेज। देयर इज ए रेक्टिफायर विच कन्वर्ट AC इनटू DC और लगभग 30 to 100 kV DC हम सप्लाई करते हैं। देयर इज ए प्रेसिपिटेटर which is having 2 electrode, negative as well as positive, right? So outer shell is connected with ground and or you can say outer electrode is connected with ground and inner electrode is connected with the DC supply। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। नाउ अब होता क्या है कि जब यहाँ से हम लोग फ्लू गैस को और डस्ट को सप्लाई करते हैं तो फ्लू गैस और डस्ट के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है, और यहाँ से हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं दोज इलेक्ट्रॉन्स कम्स इन कांटेक्ट विद डस्ट पार्टिकल और यहाँ पर वो डस्ट पार्टिकल कांटेक्ट में आने के बाद इस इलेक्ट्रोड से जो ग्राउंड इलेक्ट्रोड है इस ग्राउंड इलेक्ट्रोड पर वो स्टिक हो जाते हैं, राइट। ग्राउंड पर इलेक्ट्रोड पर स्टिक हो जाते हैं और यहाँ पर ग्राउंड इलेक्ट्रोड पर हम इन मोस्ट ऑफ द केसेस एक वेरी थिन लेयर ऑफ ऑयल वी आर सर्कुलेटिंग। तो वो जो डस्ट पार्टिकल्स यहाँ पर कलेक्ट हो गए हैं वो डस्ट पार्टिकल यहाँ से फ्लो होकर के इसके बॉटम पर आ जाते हैं और यहाँ बॉटम से हम इसको रिमूव कर देते हैं और क्लीन गैस यहाँ से बाहर आ जाती है। आप ये देख सकते हैं कि ESP यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है। ESP अगर आप देखें हाई वोल्टेज सिस्टम, यहाँ से हाई वोल्टेज सप्लाई की जाती है, राइट। और यहाँ पर आप देखें अंदर काफ़ी सारी प्लेट्स लगाई हुई हैं विच आर इलेक्ट्रोड्स हैं। ये एयर यहाँ से अंदर जा रही है डस्ट विद डस्ट और आप देखिए कि ये कलेक्टिंग प्लेट रैपर्स हैं, कलेक्टिंग प्लेट गाइड्स और एमिशन इलेक्ट्रोड्स यहाँ पर लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहे हैं। तो जैसे डस्ट पार्टिकल यहाँ से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट होने के बाद हैवी पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ पर इसमें कलेक्ट हो जाते हैं और इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं दिस पार्ट ये मूव करता है, ये स्ट्राइक करता है। ये जो प्लेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर स्ट्राइक करता है ये और सारे पार्टिकल्स यहाँ पर नीचे कलेक्ट हो जाते हैं और एयर यहाँ से बाहर निकल जाती है। So this is the principle and working of the ESP, electrostatic precipitator. What are the advantage and disadvantage of ESP? मैं एडवांटेज की बात करता हूँ। वेरी फाइन डस्ट पार्टिकल कैन बी रिमूव्ड एफिशिएंटली। मैंने आपको बताया 99.99% एफिशिएंसी है भाई, नियर टू बी 100%। So very fine dust particle can be removed easily. Very low maintenance, easy to operate. Dust is collected in dry form
but there are disadvantage also. It is very costly, so high capital cost, operational cost is very high. आपको बहुत high voltage देनी है. Space requirement is very high. With increase in gas velocity, dust collection efficiency reduced. So हम लोग क्या करते हैं, हम कोई भी एक एलोन सिस्टम यूज नहीं करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक से ज़्यादा सिस्टम यूज करते हैं. पहले मैकेनिकल सिस्टम से डस्ट कलेक्ट की 70 to 75%, इसके बाद हम ESP को यूज कर लेते हैं. ये एक लेआउट है डस्ट कलेक्शन सिस्टम का. अगर आप देखें तो दिस इज द बॉयलर फर्नेस. बॉयलर फर्नेस में कोल बर्न हुआ, ऐश और फ्लू गैस दोनों जनरेट होती हैं. तो ये जो ऐश है, इनको मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक स्टीम जेट से रिमूव करते हैं और इसको ऐश बंकर, ऐश पिट में इसको भेज देते हैं और वहाँ से रेल, रोड, मोटर, बैराज एक्सेट्रा के थ्रू एंड पॉइंट पर, एंड यूज पॉइंट पर भेज देते हैं. हम बात करते हैं डस्ट की. ये जो डस्ट है ये इस पैसेज के थ्रू जाती है, यहाँ पर बॉयलर से और एसेसरीज से पास होते हुए. हियर वी आर यूजिंग डस्ट सूट, फ्लाई ऐश, डस्ट कलेक्टर्स. डस्ट कलेक्टर के बाद एक फैन यूज किया और फैन से चिमनी के थ्रू फ्लाई ऐश विद एग्जॉस्ट गैसेज वी सप्लाई टू द एटमॉस्फेयर. So very less quantity of fly ash is supplied to the atmosphere through chimney. ये जो हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, अगर आप देखना चाहें, यहाँ पर हम मैकेनिकल एज वेल एज ESP यूज़ करते हैं और सारा की सारा डस्ट को यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं. ऑलमोस्ट 99.9% डस्ट को यहाँ पर हम स्टॉप कर देते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट डस्ट कलेक्टर. और बाकी अगर आप स्मोक के बारे में जानना चाहें तो स्मोक के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं कि स्मोक इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ कोल, ये आप जानते हैं. एंड इट विल क्रिएट अ बिग इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू लॉस ऑफ हीटिंग वैल्यू ऑफ द कोल. सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि स्मोक जनरेट ना हो. स्मोकी एटमॉस्फेयर इज ऑलवेज अनहेल्दी. स्मोक जो है, इट corrode द मेटल, it darkens the paint, it reduce the heat transfer capacity of the pipes. So in order to check the nuisance of smoke, the coal should be completely burned in the furnace. The presence of dense smoke indicate poor furnace condition and a loss in efficiency and capacity of a boiler power plant. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ एयर वहाँ पर सप्लाई हो, प्रॉपर ऑक्सीजन वहाँ पर सप्लाई हो, प्रॉपर कंबशन कंडीशंस वहाँ पर हो, प्रॉपर डिज़ाइन वहाँ पर हम फॉलो करें जिससे कि हमारा जो कोल है वो पूरा बर्न हो और ब्लैक स्मोक वहाँ पर जनरेट ना हो. और अगर ब्लैक स्मोक जनरेट नहीं होगा तो जो हमने पेंट किया हुआ है और जो हमारी हीट ट्रांसफरिंग कैपेसिटी है वो रिड्यूस नहीं होगी. सो इसी के साथ आज का ये लेक्चर फिनिश होता है. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. थैंक यू.